Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture or yesterday I have taught about principal quantum number. So principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. Yeah, hello to all. And today we will start इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो टीच किया, पहले से टीच किया, बस उसको बताना है कि ये रूल जो है वो किस साइंटिस्ट ने बोला. उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा इस पर करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है. तो क्वांटम नंबर का भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो. तो टुडेज हेडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डे 11 12. आप आ गए कहाँ? डे 11th और 12th में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप आ गए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना जानते हो. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s1, 11 है. तो सोडियम का 11 का आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, आपको मैं सिखा दिया हूं. अब पॉइंट ये है कि जब ऐसा सोचो कि जब लोगों को नॉलेज नहीं होगा ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में, जब ये सेल आया होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने लोग गए होंगे, तो किसके अकॉर्डिंग फिलअप कर रहे होंगे वो. जिससे पहले तो लोगों को ये मालूम था, बोर के जमाना में ये मालूम था कि 281 होता है. जब केमिस्ट्री और एडवांस हुआ और मालूम चला हमें कि ये KLM के बदले हमने इसको n=1 नाम दिया, n=2 नाम दिया, n=3 नाम दिया. जब इसके अंदर S मिला, S और P मिला, S, P और D मिला, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स जब भरने की बारी आई, मतलब एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप करने की बारी आई, तो इसमें पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन. ये भरने का तरीका कि किसने बताया, रूल किसने दिया, ठीक है, रूल किसने दिया ये हम बात करेंगे. साथ में हमने आपको सिखाया था S में एक बॉक्स होता है, S में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. एक बॉक्स तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, लेकिन जो भरने का तरीका है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये किसने सिखा दिया. एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉक. ऐसा क्यों, ऐसा हो गया? तो कहने का मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसने किसने रूल दिया, रूल किसने दिया था ये, मतलब वो एक्सपेरिमेंट किया होगा और देखा होगा कुछ ऐसा आ रहा है, उसके बाद रूल आया होगा. केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा है, एक्सपेरिमेंटल है, उसके बाद रूल आया होगा. तो जो चीज ऑब्जर्व करने के बाद, जैसे हम लैब में, जैसे तुम प्रैक्टिकल करते हो तो पहले ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हो, और कंक्लूजन तुम्हारा वो रिजल्ट बन जाता है, वो रूल बन जाता है. तो साइंटिस्ट भी क्या कर रहे होंगे, इसके बारे में सर्च कर रहे होंगे और उसको बार बार ऑब्जर्व कर रहे होंगे. ऑब्जर्व करने के बाद उनको एनालिसिस हो रहा होगा, फिर वो आइडिया लगा रहे होंगे, आइडिया लगाने के बाद वो रूल बना रहे होंगे. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर ये भरने का रूल किसने दिया, ये रूल किसने दिया, ये किसने बताया कि क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉक, पहले क्लॉक 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 फिर एंटी 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 को फिलअप करेंगे. ये किसने बताया कि 1s को पहले भरो, 2s को बाद में, 2p को और बाद में, 3s को बाद में, 3p को बाद में, 4s को पहले, 3d को बाद में. ये हम भरना जानते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि हमें क्या, कौन बता दिया कि ये 4s को पहले 3d को बाद में. इसका हमें आंसर चाहिए. यानी पहले क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हम जानते जरूर है कि 1s को पहले, 2s को बाद में, 2p को और बाद में, लेकिन ये क्यों और किसने बताया. हम यहाँ फिलअप करना जानते हैं, लेकिन किसने बताया कि फिलअप कैसे किया जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानने के बाद हमें जानना जरूरी होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालें. तो कॉन्फ़िगरेशन निकालना हम जानते हैं, बट 1s के बाद 2s क्यों आएगा,
ये क्लॉकवाइज क्यों भरेंगे, तो हमारे पास बहुत तरह का क्वेश्चन हमारे सामने होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे तो हम कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएंगे और वही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो लिखो द फॉलोइंग रूल आर यूजफुल इज रिटन, द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल, द फॉलोइंग रूल्स, द फॉलोइंग रूल आर, the following rule are, the following rule are useful is written, useful is useful is writing of electronic configuration, of electronic configuration, of electronic configuration of atom। पहला जो है अबाउ प्रिंसिपल, नेक्स्ट है पॉली, पॉली प्रिंसिपल, नेक्स्ट है हंट्स रूल, हंट्स रूल। नेक्स्ट है हंट्स रूल, तो ध्यान से सुनना। हंट्स रूल, अब इसमें क्या है, इनमें जो है ये जो अबाउ प्रिंसिपल, पॉली, ये साइंटिस्ट का नाम है। अबाउ अब्बा थे इसके, पॉली के, ठीक है। ये अबाउ जो है पॉली के अब्बा थे। ये हम इसको ताऊ बोल सकते हैं, अबाउ ताऊ, पॉली अंकल। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन हमने जानते हैं, वो जो रूल दिया हुआ है वो इन्हीं का दिया हुआ है कि जब हमें सब सेल का नॉलेज हो गया था, सेल का नॉलेज हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसका नॉलेज हो गया था, तो इन्होंने आए और बताए कि ऐसे ऐसे फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इन्होंने सर्च किया और हमें बता दिए कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करना है। तो हम सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे वो हमारा है अबाउ, अबाउ जो ताऊ है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउ प्रिंसिपल, तो राइट डाउन अबाउ ने क्या बताया था। तो देखो पहले सुन लो कि अबाउ ने बताया क्या था। अबाउ ने, जैसे हम बोलते हैं कि 1s को पहले भरो, ठीक है, 1s को पहले, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को। अब 4s को पहले 3d को बाद में, ठीक है, 4p को, 5s को, बराबर है क्या, 4p को, 5s को, फिर 4d आ जाएगा, 4d को, बराबर ना। अब ऐसा है कि ये यहां तक तो हमें लगता है कि सीक्वेंस वाइज जा रहा है, लेकिन इधर से सीक्वेंस इधर उधर हो जाता है। एक्चुअली ये सीक्वेंस वाइज नहीं भरा गया है, ये ऐसा नहीं भरा गया है कि चलो यहां से हम जब चले जो जो मिलता गया वो भरते गए। n = 1 में s मिला तो s को भर दो, n = 2 में s और p मिला, फिर s और p को फिलअप कर दो। n = 3 में s और p और d मिला, s p और d को फिलअप कर दो। कहाँ फिलअप हो रहा, कंटिन्यू तो फिलअप नहीं हो रहा। अगर n = 4 में गए तो s p d और f, पहले s को फिलअप करो फिर p को, कहाँ ऐसे कंटिन्यू आ रहा है। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तो कंटिन्यू आता है, आगे चल के कंटिन्यू नहीं आता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका लोगों ने पहले पता लगाया होगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। साइंटिस्ट जो है वो पता लगाए होंगे, अबाउ ने पता लगाए होंगे कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स क्यों मिल रहा है। तब उनको ऑब्जर्वेशन में मिला। तो यहाँ प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जर्वेशन ये सोचना है। उन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, बरोबर है क्या, क्योंकि वो चीज तो पहले से एग्जिस्टेंस है ना। अब ऐसा थोड़ा है कि सेल है, सब सेल है, वो नया नया चीजें आ गया, वो पहले से नेचर में है, भले हमें मिल नहीं रहे हैं। अभी 118 एलिमेंट थोड़े ना होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट अभी होंगे जो हमें मिल नहीं रहे। तो कहने का मतलब है आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर
उसने ये प्रैक्टिकल किया और ऑब्जर्व किया, तब उसको मालूम चला कि जिस सब सेल का एनर्जी कम है उसको पहले फिलअप किया जाता है। तो विच सब सेल हैज लोअर एनर्जी विल फिल फर्स्ट। जिस सब सेल का लोअर एनर्जी होगा उसको हम पहले फिलअप किया करेंगे। ये उन्होंने रूल बनाया, रूल नहीं, उसने ऑब्जर्व किया होगा और ऑब्जर्वेशन को रूल में कन्वर्ट कर दिया कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको उन्होंने बोला कि उसको पहले फिलअप किया जाए। अब बात है कि किसका एनर्जी कम होता है, तो जिसको हम पहले फिलअप करते हैं। तो यहां से अगर हम इसको पहले फिलअप करें तो हम जिसको पहले फिलअप करते हैं, अब हमें प्रैक्टिकली कैसे मालूम चलेगा कि 3D के पहले और 4S को बाद में? प्रैक्टिकली तो मालूम चलेगा, थ्योरेटिकल कैसे मालूम चलेगा? कि हम थ्योरेटिकल कैसे जान पाएंगे कि ये जो है 3D 4S पहले 3D बाद? हम जान के थोड़े रट के थोड़े बैठे हुए हैं कि इसका एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। हमें तो ऐसे बोल दिया जाए तो हम बोलेंगे हमें तो मालूम नहीं है। तो अब बाबू अंकल ने क्या बोला कि जिस सब सेल का एनर्जी कम होगा उसको हम पहले भरेंगे। ठीक है, ये रूल बना दिया उन्होंने, इसी रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है। लेकिन ये उन्होंने प्रैक्टिकली बोल दिया कि ये इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज्यादा है। तो उन्होंने एक और रूल दिया है, N+L रूल। अब जैसे उन्होंने बोला कि इसका एनर्जी कम है, इसका ज्यादा है, तो प्रैक्टिकल करके बोले ना, हमें थ्योरेटिकल जानना है। तो बोले कि थ्योरेटिकल जानना है तो एक रूल और ले लो, N+L। वो बोले जिसका N+L का जिसका वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी लो होगा, उस सब सेल का एनर्जी लो होगा, और जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर N+L का वैल्यू इक्वल आ गया, सेम आ गया, N+L का वैल्यू सेम आ गया, तो जिसका N ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। यहां मैं ज्यादा ही लिख दे रहा हूं, एनर्जी हाई लिख दे रहा हूं। कहीं ऐसा कंडीशन आ गया कि दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो N का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी हाई। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं किसका एनर्जी कम है, किसका ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो हमारे सामने पहला है। अब हम चेक करते हैं 1s। अब यहां देखो, यहां मैं थोड़ा लिख रहा हूं एक्सपेंड करके, 1s 2s 2p 3s 3p 4s सॉरी 3d 4s, पहले 4s ही लिख दो, 4s 3d। पहले हम चेक करते हैं कि किसका एनर्जी कम है, किसका ज्यादा है। हम थ्योरेटिकल चेक करते हैं। अब मुझे बताओ इसका N+L कितना होगा। तो देखो ये है N और L का वैल्यू मैं तुमको याद करवाया था, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। S के लिए क्या होता है 0, P के लिए क्या होता है 1, D के लिए क्या होता है 2 और F के लिए क्या होता है 3। मैं आपको याद करवाया था एजिम्यूथल क्वांटम नंबर में। तो N+L, ये है N और ये L इक्वल टू होगा, तो N का वैल्यू क्या है 1 और L का वैल्यू क्या होगा 0। तो N+L कितना आ गया 1। ये N है और ये L है, N का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 0, क्योंकि L इक्वल टू ये 0 होता है। तो हो गया ये 2। तो किसका वैल्यू ज्यादा गिरा, इसका वैल्यू ज्यादा गिरा। तो इसका वैल्यू अगर ज्यादा गिरा तो इसका एनर्जी क्या होगा हाई होगा, और इसको हम फिलअप इसके बाद में करेंगे। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है हमारा N और ये है L। तो दिस वन इज N कितना है 2 और L कितना है, L इक्वल टू 1 होता है, L इक्वल टू 1 होता है P के लिए, तो 1, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ N इक्वल टू 3 होगा और L इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि S के लिए L का वैल्यू 0 लिखा करते हैं हम। तो यहाँ 3 हो गया ना। देखो दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम मैच कर गया। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका N का वैल्यू ज्यादा आएगा। किसका N का वैल्यू ज्यादा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका N का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस दोनों में किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इस दोनों का वैल्यू सेम गिर गया तो किसका ज्यादा होगा, जिसका N का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, N। तो ये हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं,
बराबर है, लेकिन थ्योरेटिकल तो ऑब्जर्वेशन के बाद आया होगा ना। अब यहां देखते हैं n और ये l, n इक्वल टू 3 हो गया और l इक्वल टू 1 हो गया, कितना आ गया 4। ये n इक्वल टू 4 हो गया और l इक्वल टू 0 हो गया, ये l इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू 1 होगा, तो कितना आ गया देखो 4। देखो फिर से दोनों मैच कर गया है, तो मैच करेगा तो हम किसके पास जाएंगे, n के पास। n का वैल्यू ज्यादा होगा और l का वैल्यू ज्यादा गिरेगा, ठीक है। तो अगर वैल्यू मैच कर गया तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा वो गिरेगा। अगर 3 और 4 में जाएंगे तो 4 का वैल्यू ज्यादा है और 3 का वैल्यू कम है, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। ये जो मैं लिखा हूं ये एनर्जी ही लिखा हूं, बराबर है क्या। अब यहाँ पर 3 है तो 3 है, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n है और l कितना हो जाएगा, l क्या होता है 0 2, तो यहां हो जाएगा 5। तो देखो 4s का 4 आया और 3d का 5 आया, तो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसका एनर्जी कम होता है। मतलब ये थ्योरेटिकल हम बताया। अब बाउ ने हमें थ्योरेटिकल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि n प्लस ए रूल किसने दिया था, तो आप बोलोगे अबाउ अंकल ने दिया था। अबाउ ने क्या बताया था, जिसका सबसेल का लोअर एनर्जी होगा उसको हम पहले भरेंगे। लोगों ने पूछा हमें कैसे मालूम चला कि इसका लोअर एनर्जी, तुम तो एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हो। तो बोला लो एक रूल दे दे रहा हूं, तो n प्लस ए रूल दे दिया। वो बोला कि n प्लस ए रूल का ये कहानी है, इसका ये सिनारियो है, ये चेक कर लो, इसी पे आ जाएगा। तो अबाउ अंकल का ये स्टेटमेंट था कि जिसका एनर्जी कम होगा उसको पहले भरा जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि आखिर हमें कैसे मालूम चला किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा, तुम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो वो बोला कि ले लो एक रूल, n प्लस एल रूल, क्योंकि उसने सब कुछ ऑब्जर्व करके एक रूल निकाल दिया। ऑब्जर्वेशन के बाद हम रूल बना सकते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद रूल बना भी सकते हैं। उसने एक रूल बना दिया और रूल का एक सिनारियो दे दिया कि जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा गिरेगा उसका एनर्जी हाई होगा, अगर सेम आएगा तो n के पास जाओ। तो n प्लस एल रूल उसने दे दिया। अब n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें चेक कर सकते हैं, किसका एनर्जी कम होता है किसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो आप आराम से इसको फिलअप बता सकते हो किसका एनर्जी ज्यादा है किसका एनर्जी कम है। 3D का कितना आ गया 3 और D का, 3 में n का वैल्यू क्या गिरा 3 और D का वैल्यू क्या होगा 2, ये n हो गया और ये l हो गया। n का वैल्यू 3 गिरा और l का वैल्यू 2 गिरा, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 गिरा ना। n का वैल्यू इक्वल टू l इक्वल टू 2 लेने का, l के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर में लिखवाया था मैंने, l इक्वल टू 2 लेने का d के लिए। तो ये हो गया n और ये हो गया l, n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 2 है, समझे क्या। ओके, तो ये अब बाउ रूल समझ में आया। अब बाउ अंकल ने क्या बोला, तो इसको राइट डाउन कर लो, आपके पास टाइम है। नाउ अब बाउ ने n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग तो हमें समझ में आ जाएगा किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज्यादा है। तो ये एक ट्रिक समझ लो, या मॉइलर डायग्राम मेथड है जिसके थ्रू हमें पता लगाते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि किसको पहले फिलअप किया जाएगा किसको बाद में किया जाएगा। तो देखो ट्रिक समझो या कैसे करना है वो समझो। तुम्हें लिखना है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग लिख लोगे 1 to 7। अब यहां से एक छोड़ना है, यहां लिखना है 2 3 4 5 6। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनोगे कैसे मैंने लिखा, पहले 1 to 7 लिखोगे, पहले 1 to 8 लिख लो। वन टू 8 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 तक लिखो। एक ऊपर से छोड़ो और एक नीचे से छोड़ो, एक वर्ड न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर से छोड़ो, एक न्यूमेरिक वैल्यू नीचे से छोड़ दो। अब ध्यान दो, एक न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर से छोड़ दो और एक न्यूमेरिक वैल्यू नीचे से छोड़ दो। अब फिर ध्यान दो, एक न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर से छोड़ दो और एक न्यूमेरिक वैल्यू नीचे से छोड़ दो। ये लिखना आ गया क्लियर, कैसे हुआ 1 to 8 लिखना है, लिख दोगे।
एक न्यूमेरिक वैल्यू यहां छोड़ दो और एक न्यूमेरिक वैल्यू नीचे छोड़ो। फिर यहां लिखते समय एक न्यूमेरिक वैल्यू इसमें से एक न्यूमेरिक वैल्यू इसको मिस कर दो, इसको मिसिंग कर दो। फिर इसको यहां से इसको लिखते समय एक न्यूमेरिक वैल्यू मिसिंग कर दो और एक न्यूमेरिक वैल्यू यहां से मिसिंग कर दो। बरोबर है। अब यहां लिख दो इज पी, यहां लिख दो पी, यहां लिख दो डी और यहां लिख दो एफ। एस 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 पी 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 डी 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 एफ 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 एफ। ये क्लियर हुआ? ओके। अब तुम्हें डायगोनली क्रॉस करना है, यहां से इसको कट करो, थोड़ा डायगोनली कट करना और अच्छे से कट करना, कहीं दूसरा मत कट हो जाए। काटना थे किसी और को, कट गए कोई और, तो सही सही कट करना है। ठीक है। अब कट करने के बाद तुम यहां खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब यहां से तुम चलना स्टार्ट करो। सबसे पहले कौन मिला? 1s, जो मिलेगा उसको लिखते जाओ। फिर यहां से अब यहां से जाने के बाद तुम्हें मुड़ जाना है, यहां से तुम्हारी मंजिल जहां से एंड हो जाएगी वहां से तुम मुड़ जाओगे। बराबर है। तो आप यहां से टर्न ले लोगे, यू टर्न। यू टर्न लेने के बाद फिर रेड लाइन पे चलोगे। फिर क्या मिला? 2s। फिर हमारा मंजिल एंड हो गया, फिर हम यू टर्न ले लेंगे। यू टर्न के बाद फिर क्या मिला? तो यहां से यू टर्न लेके यहां पहुंच जाना है। 2p मिला। 2p के बाद यहां से आगे बढ़ना है, क्या मिला? 3s मिला। 3s के बाद अब मंजिल एंड हो गया, मुड़ जाना है, हमें चलते ही जाना है। कब तक? जब तक हमारा मंजिल ना मिल जाए। 3p। 3p के बाद कौन मिला? 4s। 4s के बाद इसका मंजिल खत्म, हमने यू टर्न लिया। बोले तुम्हारा मंजिल खत्म, हमारा भी नहीं हुआ है, तो हम यू टर्न लेके आ गए इसके पास। 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s, जो रास्ते में मिलता जाएगा वो लिखते जाएंगे, यहां तक आ गए। 5s के बाद मंजिल एंड हो गया, फिर मुड़ जाओ, यू टर्न ले लो, फिर यहां जाओ। 4d आ गया। 4d के बाद 5p आ गया। 5p के बाद 6s आ गया। जो जो क्रॉस हुआ है, मत सोचना कि 6s मत क्रॉस हुआ है, तो यहां से गए तो यहां जो जो क्रॉस हो रहा है, जिसको तुम रास्ते में कट किए हो उसको तुम अब नाम लिखते जाओ। कट करने के बाद उनका नाम लिखना है। जैसे ही नाम एंड हो जाए यू टर्न ले लो। यू टर्न लेने के बाद यहां से स्टार्ट हो जाना है। तो 6 क्या हुआ था लास्ट में? 5p के बाद 6s आया था। 6s के बाद 4f आ गया। 4f के बाद 5d। 5d के बाद 6p। 6p के बाद 7s आ गया ना। 7s यहां से तुम जब गए तो यहां पर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला और ये मिला। तो जब तुम यहां से यू टर्न लिए थे तो 4 मिले थे, 4f, 5d, 6p और 7s मिला था ना। यहां से आने के बाद 4 मिले। फिर यहां गए, यू टर्न ले लो। यू टर्न लोगे, फिर यहां से तुम्हारा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। फिर कौन मिलेगा? 5f मिलेगा, 6d मिलेगा और लास्ट में क्या मिलेगा? 7p। अभी 8s नहीं लिखेंगे, ये आने वाला दिनों के लिए है। ठीक है। लास्ट में जो 118 एलिमेंट आता है, जो 118 एलिमेंट पी ब्लॉक का, इनर्ट गैस का, उसको भरते भरते जब ये पूरा भर दोगे तो ये पूरा भरने के बाद 7p6 आता है। यहाँ पे भरने के बाद क्या आएगा? 7p6 आता है। ये 118 एलिमेंट तक काउंटिंग। तुम इस पे अगर पूरा भर दोगे
2 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14 D10 P6 7s2 P14 D10 और यहाँ आ जाएगा 7P6। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ उसको काउंटिंग करोगे ना तो 118 आ जाएगा। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको तुम अगर काउंटिंग करते हो तो 118 आ जाएगा आपको। और 118 जब आ जाएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका निकल गया? ये कॉन्फ़िगरेशन निकल गया एटॉमिक नंबर 118 का। तो 118 तक का हमने क्या कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख लिया। तो हमें 118 तक ही सर्च है, तब जो मैं रेड मार्किंग किया हूं उसको काउंटिंग करोगे तो 118 आएगा। तो 118 का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है। अब ये सर क्यों लिखवा दिया आपने? कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 119 नंबर कहाँ आएगा। जब इन फ्यूचर एटॉमिक नंबर 119 का सर्च होगा तो किस ब्लॉक में आएगा, तो मुझे बताओ। अभी आने वाला दिनों में तो क्या हो सकता है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 7P अगर भर गया तो 7P के बाद क्या भरने वाला होगा? 7P के बाद क्या भरने वाला है? 8S भरने वाला है, क्योंकि इसके बाद यही मिलेगा ना, 8S मिलेगा। तो 119 नंबर 7P6 भर जाएगा तो 8S1 होगा। यानी जो 119 नंबर एलिमेंट सर्च होगा वो अल्कली मेटल का पार्ट होगा। दिस वन इज पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, वो अल्कली मेटल का पार्ट होगा। और 120 नंबर अगर सर्च हुआ तो 120 नंबर जो आएगा वो 7P6 और 8S2 में आएगा। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट होगा। बरोबर है क्या? और ये पीरियड नंबर 8 का होगा। अभी तक 7 ही पीरियड हमारे को मिला है और ये पीरियड नंबर 8 होगा। तुम्हें मैं बताया था कि ये पीरियड को बताता है। तो ये जो पीरियड, अब क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेगा कि 119 अगर एलिमेंट सर्च हुआ तो ये 119 नंबर एस ब्लॉक को जाएगा और पीरियड नंबर 1 को 8 को जाएगा और ग्रुप नंबर 1 को जाएगा, ग्रुप नंबर 1 को जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ब्लॉक एस पीरियड नंबर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पीरियड नंबर 8 भी होगा और ये अल्कलाइन का पार्ट होगा, ग्रुप नंबर 2 होगा। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा 121 किसका पार्ट होगा? 121 किसका होगा? अब 8S मान लो भर गया, 8S के बाद क्या भरेंगे हम? 8S किसका पार्ट होगा? मुझे पहले ये बताओ, छोड़ दो 8S के बारे में। ये जो मैं ट्रिक सिखाया ये समझ में आया या नहीं आया? ये कैसे आपको फिलअप करना है, कहां से यूटर्न लेना है, जो रास्ते में मिलता जाएगा लिखने आ गया या नहीं आ गया? सारे स्टूडेंट ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ट्रिक ये कैसे जाना है, कहां से यूटर्न लेना है, ये लिखने आ गया तुम्हें? कैसे लिखना है और कहां से जाना है, कहां से यूटर्न लेना है। तो यहाँ पर N+L रूल नहीं भी जानो तो चलता है, ये ट्रिक याद रहता है। तो कौन किसके बाद किसको, मैं तुम्हें बोला था कि बाद में ट्रिक बताऊंगा। तो ये एक सोच लो ट्रिक है जो यहाँ से हम चलते हैं तो किसको किसके बाद हमें फिलअप करना, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं होता है। 3D पहले हम तुम्हें बताए थे 3D और 4P, 3D और 4S बताए थे, लेकिन बहुत सारा इधर से उधर है। 4D पहले, 5P, 6S यहाँ है, फिर 4F आ गया, फिर 5D आ गया। ये नंबर वाइज नहीं जाना है कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये एनर्जी वाइज है, ये एनर्जी वाइज भरना है। तो एनर्जी वाइज जानने के लिए 2 रूल है, N+L, या ये हमारे पास ट्रिक है। अब 119 नंबर, अब ध्यान दो एक चीज तुम्हें, और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक चीज, ऑब्जर्व करो। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मालूम तुम ओलंपियाड वगैरह का पेपर दे रहे हो और तुमसे फ्यूचर का बारे में जानकारी देने लगे कि फ्यूचर के बारे में तुम क्या सोचे हो। तुमसे बोला कि 119 नंबर कहाँ भरेगा, तुमने बता दिए। 20 कहाँ भरेगा, 120 कहाँ भरेगा, तुमने बता दिए। तुमसे पूछ लेगा 121 कहाँ भरेगा, 121 नंबर एटॉमिक नंबर कहाँ भरेगा, तुम्हारा आंसर क्या है? 121 नंबर किसको जाएगा? कोई बताए 121 नंबर कहां जाएगा? डी को जाएगा, बराबर ना? क्यों जाएगा डी को? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है। कौन बोल दिया कि डी को जाता है? ये कैसे मालूम चला कि डी को आता है? क्या 8S के बाद डी आता है? 8S के बाद जो आएगा उसको जाएगा ना, 8S के बाद जो आएगा वो जाएगा ना। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि डी को जाएगा?
ग्रुप नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं, ब्लॉक पूछ रहा हूं। ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा जाएगा? ब्लॉक कौन सा जाएगा? ब्लॉक पी जाएगा, डी जाएगा, पी जाएगा। गलत बोल रहे हो। देखो देखो इधर ध्यान से, पहले ऑब्जर्व करो। हमें 8s के बाद क्या जाएगा ये हमें मालूम करना है। 8s के बाद क्या फिलअप होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिलअप होता है उसी वो ब्लॉक से बिलोंग करता है, मालूम होगा, पहले बता चुका हूं मैं। अब ऑब्जर्व करो 8s के बाद क्या जाने वाला होगा। तो 8s को जानने के लिए पहले पीछे से आओ, यहां से, पीछे से मतलब इधर से, यहां से आओ। अब तुम यहां पर ध्यान देना, 2s के बाद तुमने क्या फिलअप किए? 2s के बाद क्या फिलअप किए हो? 2p फिलअप किए हो। 3s के बाद क्या फिलअप किए हो? 3s के बाद 3p फिलअप किए हो। 4s के बाद क्या फिलअप किए हो? 4s के बाद 3d फिलअप किया हो। 4s के बाद 5s के बाद क्या फिलअप किए हो? 5s के बाद 4d फिलअप किए हो। 4d के बाद अब 6s के बाद क्या फिलअप हुआ है? तो 6s के बाद 4a फिलअप हुआ है। उसके बाद 7s के बाद क्या फिलअप हुआ है? 7s के बाद 5a फिलअप हुआ है। 7s के बाद अब 8s की बारी आई। 8s के बाद क्या फिलअप होगा? अब ध्यान दो, एक मैजिक बनाते हैं यहां पे। एक बॉक्स को 2s और 3s में 2p और 3p है, फिर 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s के बारे में हमें पता करना है। तो इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, क्या आएगा। तो एनालिसिस करो, 2s के बाद 2p आ रहा है, 3s के बाद 3p आ रहा है। तो यहां ss के बाद pp आ रहा है, यहां ss के बाद dd आना स्टार्ट हो गया। dd यहां ss के बाद, नंबर छोड़ दो, पहले नंबर क्या है वो हटा दो अभी। ss के बाद क्या मिला? pp। ss में क्या मिला? pp। यहां ss में क्या मिला? dd। और 2 मिला, यहां भी 2 मिला। यहां ss में क्या मिला? ss में क्या मिला? dd मिला। सॉरी, यहां ss में ff मिला है। यहां ss में क्या मिला? pp। यहां ss के बाद क्या मिला है? dd। यहां ss के बाद क्या मिला? ff। तो आने वाला दिनों में 8s और 9s के बारे में हम क्या बोल रहे? s p, सॉरी, यहां p मिला, d मिला, f मिला, तो आने वाला दिनों में क्या मिलेगा? g मिलेगा। बराबर है क्या? श्रद्धा ने भेजा है आंसर, जी मिलने वाला, जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आप बोलोगे सर ग्रुप जी होता है क्या? आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा थोड़ा कि 18 एलिमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे 121 का, जब 121 एलिमेंट सर्च होगा तो आने वाला दिनों में 8s के बाद 8g भरा जाएगा। 8s के बाद 8g भरा जाएगा, जो कि अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आएगा तो उसी में भरा जाएगा। पीरियोडिक टेबल, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज किया जाएगा तो इसमें भरा जाएगा। तो ये हमने एनालिसिस के बेसिस पे लिखा है और ऐसा ही होगा। तो हम अभी तक क्या पढ़ते हैं? एस पी डी एफ। आने वाला दिनों में जी और एच अगर आएगा तो, क्योंकि 118 एलिमेंट ही नहीं सर्च होगा ना, तो बहुत सारे एलिमेंट सर्च होगा, 200-300 नंबर तक। आज के 100 साल बाद के सोचो, उसमें पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होंगे क्या? नहीं, 200 एलिमेंट होंगे। तब नया ट्रिक बनेगा याद करने के लिए। तो ये एनालिसिस। अब देखो नंबर, यहाँ 2 और 3 है तो यहाँ 2 और 3 है, बरोबर। नंबर पे ध्यान दो, 2 और 2 2 है, 2 3 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 3 4 है, 6 7 4 5 8 9, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2 3, देखो ऐसे करो, 2 3 3 4 4 5, तो यहां क्या होगा? 5 6। ऐसे पढ़ो, ऐसे 2 3, तो यहां 3 4, यहां 2 3, तो यहां 3 4, यहां 3 4, तो यहां 4 5, जब यहां 4 5 तो यहां 5 6। ये वाला मैच करेगा। तो ये अगला जो जाएगा वो 8G नहीं जाएगा, मैं गलत लिख दिया हूं, वो 5G होगा। यहां पे 5G होगा। अब ये
पीरियड नंबर 5 में जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि 5G कहाँ बनेगा? अब तो ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल फुल हो चुका है, यहाँ S है, यहाँ D है, यहाँ P है। अब F को इसीलिए तो नीचे लिखा जाता था क्योंकि F को लिखने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो आने वाला दिनों में 5th पीरियड में जब G आएगा तो G को भी नीचे लिखा जाएगा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज करे तो G को भी नीचे लिख दिया जाएगा, लेकिन ये पीरियड नंबर 5 का होगा। जो G सर्च होगा वो पीरियड नंबर 5 का होगा, यानी 121 नंबर ब्लॉक G का होगा और पीरियड नंबर 5 का होगा। ठीक है, अब G में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं? तो G में S में कितने भरते हैं? S में मैक्सिमम कितने भरते हैं? क्योंकि इसको भरने के बाद आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ये फिलअप होने के बाद आगे बढ़ता है। तो S में 2 भरता है, P में 6, D में 10, F में 14, तो G में कितना? 18 और H में 22। 4 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दिए ना, तो 18 भरेगा। यानी अगर 121 नंबर को हम 5G1 फिलअप करेंगे तो इसमें और 17 ऐड कर दो, तो 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 2 9, 17 7 1 8 2 1 3, यानी 121 से लेके 138 तक कहां जाएगा? 5G, और यहां क्या आ जाएगा? 18। तो 5G1 से लेके 5G18 तक इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 119 नंबर कहां जाएगा? S में। 120 नंबर कहां जाएगा? S में। लेकिन 121 से लेके 138 तक कहां जाएगा? G में जाएगा। कहां जाएगा? G में जाएगा। G में। बराबर है क्या? तो ये ऑब्जर्व, थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं तुम्हें बता दिया कि ऐसा ही होने वाला होगा आगे आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ कि जब इन फ्यूचर मान लो 138 तक एलिमेंट सर्च हो गया, मान लेते हैं 138 तक एलिमेंट सर्च हो गया, 138 तक ही मानते हैं। तो मुझे बताओ 5th पीरियड में कुल कितने एलिमेंट आएंगे? 5th पीरियड में, अभी 5th पीरियड में कितने आते हैं? पहला पीरियड में कितना आता है? फर्स्ट पीरियड में कितना आता है? 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 2। पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट आते हैं? 2 एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट आएगा? 8 आता है ना। पीरियड नंबर 3 में कितना आता है? 8 आता है। पीरियड नंबर 4 में कितना आता है? सही है ना, 18। पीरियड नंबर 5 में कितना आता है? 18। पीरियड नंबर 6 में कितना आता है? 32। पीरियड नंबर 6 में कितना आएगा? 32। और पीरियड नंबर 7 में कितना आएगा? 32 आता है, अभी इनकम्प्लीट है। अब मुझे बताओ जब 138 तक सर्च हो जाएगा तो ये जो आएगा, मतलब बोले तो 21 से लेके 138 तक कहां जाएगा? ये पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट होंगे, ये 5 में भरेंगे। तो 5 में और एक्स्ट्रा कितना भर जाएगा जो कि नीचे लिखा जाएगा? देखो तुम अभी काउंट करोगे तो 6 में 32 थोड़े मिलता है, तुम एफ वाला को भी काउंट करते हो ना, लेकिन एफ वाला नीचे लिखा रहता है, फिर भी तुम काउंट करते हो ना। एफ वाला 32 थोड़े उसमें होता, काउंटिंग करोगे तो 18 ही आएगा। ग्रुप 18 होता है तो 18 ही होता है ना, तो 18 एलिमेंट होना चाहिए ना, फिर तुम 32 क्यों लिख रहे हो? तो नीचे वाला जो एफ वाला होता है वो भी काउंट करते हैं क्योंकि वो ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है। तो ये सब बता चुका हूं मैं। तो आने वाला दिनों में अगर 121 से 138 तक अगर आता है तो तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन इसमें और भर जाएंगे और 36 हो जाएगा, यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट बन जाएगा। तो इन फ्यूचर अगर 138 तक एलिमेंट का सर्च होता है तो 36 एलिमेंट इसमें मिलने वाले होंगे, क्योंकि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट और बढ़ जाएगा। और ये देखो 18 नंबर 119 और 120 नंबर ये एस में बढ़ेंगे और ये 8वां पीरियड में आएगा। तो 8वां पीरियड में कुछ और ही एलिमेंट नजर आएंगे, वो अलग नजर आएगा। तो हम पीरियड नंबर 7 के बारे में बात करें। 8 के बारे में तुम बताओगे 8 में आने वाला दिनों में कितना
एलिमेंट्स दिखने वाले होंगे, क्योंकि जब 121 भरा जाएगा तो 5G में भरा जाएगा। ये तुम्हें मैं बता दिया 5G में क्यों भरा गया है। तो मुझे ये बताओगे कि 8th पीरियड में, अभी नहीं, घर पे आराम से करके बताना, 8th पीरियड में कितने एलिमेंट आने वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको।